ये वो दौर था जब मुगलिया साम्राज्य अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में एक व्यापारिक संस्था बनकर आई थी, वो व्यापारिक संस्था से औपनिवेशिक ताकत बन चुकी थी और भारत को निगलने को तैयार बैठी थी। ऐसे में इस अराजकता और पराधीनता के अंधकार में मालवा की माटी से एक ऐसा योद्धा खड़ा होता है जिसने न केवल अंग्रेजों से आंखों से आंख मिलाकर बात की, बल्कि उनको युद्ध के मैदान में धूल चटाकर मजबूर किया कि वो उसकी शर्तों पर उसके साथ में संधि करें। मालवा की माटी का एक ऐसा योद्धा जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया, जिसे भारत का हैनिबल कहा गया, एक वो योद्धा जिसने अंग्रेजों के एक ताकतवर सैन्य अधिकारी कर्नल मॉनसन को राजस्थान के कोटा में मुकुंदरा हिल्स के पास में चंबल नदी के किनारे न केवल पराजित किया, बल्कि उसके 300 सैनिकों को पकड़ लिया और उनकी नाक कटवा दी और नाक कटवाने के बाद उनको जिंदा छोड़ दिया कि ताकि लोगों में यह मैसेज जाए कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ने का क्या हश्र हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं मालवा की माटी के उस योद्धा की जिसका नाम था महाराजा यशवंतराव होलकर। बात है 3 दिसंबर 1776 ईस्वी की, जब इंदौर के शक्तिशाली होलकर राजवंश के तुकोजीराव होलकर के यहां पर एक बालक का जन्म होता है। यही बालक आगे चलकर यशवंतराव होलकर के नाम से जाना गया। इंदौर के इसी होलकर राजवंश पर कभी अहिल्याबाई होलकर ने शासन किया था, जो अपनी न्यायप्रियता और प्रशासनिक कुशलता के लिए जानी गई थी। मराठों की जो अलग अलग शाखाएं थी, उसमें इंदौर के क्षेत्र पर होलकर शासन किया करते थे। बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर में भोसले, और ये जो मराठा संघ हुआ करता था, इसका मुख्य जो पेशवा था वो पेशवा पुणे में बैठा करता था। खैर 1797 ईस्वी में इंदौर के तुकोजीराव होलकर की डेथ हो जाती है और जब उनकी डेथ होती है तो उत्तराधिकार को लेकर परिवार में कलह उत्पन्न हो जाती है। उनके पुत्रों मल्हार राव, यशवंत राव, विठोजी राव और काशीराव के बीच में संघर्ष होता है। ठीक इसी समय पुणे में जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड और ग्वालियर में जो सिंधिया थे दौलतराव सिंधिया, उनका हस्तक्षेप हुआ और उन्होंने काशीराव को इंदौर की गद्दी पर बैठा दिया। काशीराव जो दिव्यांग थे, शारीरिक अपंगता थी। पेशवा और सिंधिया इस समय यह चाहते थे कि इंदौर की गद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठे जिसको वो आसानी से हैंडल कर सकें। कुछ ही समय बाद 1798 ईस्वी में, मतलब अगले ही वर्ष, मल्हार राव की हत्या कर दी जाती है और यशवंत राव को अपने ही पैतृक राज्य से सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाकर और यहां से भागना पड़ता है और मालवा के जंगलों में शरण लेनी पड़ती है। यशवंत राव होलकर अपनी सहायता के लिए नागपुर पहुंचते हैं, जहां पर रघुजी भोसले थे और रघुजी भोसले से अपनी सहायता की बात करते हैं, लेकिन सिंधिया का दबाव था और सिंधिया के दबाव के कारण रघुजी भोसले ने फरवरी 1798 ईस्वी में यशवंत राव को जेल में डाल दिया। जेल में अब सहारा था केवल अपने एक मित्र का, भवानी शंकर खत्री। भवानी शंकर खत्री की सहायता से भेष बदलकर यशवंत राव होलकर वहां से निकले, सैनिकों को जो जेल प्रहरी थे उनको चकमा देकर, लेकिन वहां से तो निकल गए। यशवंत राव के पास में ना तो पैसा था, ना कोई ठिकाना था, ना कोई सेना थी, यानी अब वो केवल शून्य थे। अब उनको शून्य से शुरुआत करनी थी, लेकिन उनमें काबिलियत थी, इसीलिए वो फर्श से और अर्श तक पहुंच गए। खैर वो मालवा के जंगलों में पहुंचे और वहां जाकर भीलों को एकत्रित किया। भील जो मालवा के एक एक हिस्से से बहुत वाकिफ हुआ करते थे। मालवा जैसे उनका घर, जिस प्रकार से अपनी हथेली के बारे में कोई व्यक्ति जानता है, इसी प्रकार से भील उस मालवा के क्षेत्र के बारे में जानते थे। भीलों को अपने साथ लिया, इसके अलावा पिंडारियों को साथ मिलाया और इसके अलावा जो अफगान सैनिक थे, जो भाड़े के सैनिक हुआ करते थे, कि उनको पैसा दो और पैसा देकर वो किसी की तरफ से भी युद्ध कर लिया करते थे। हालांकि यहां पर जो पिंडारी होते थे, वो पिंडारी जब किसी क्षेत्र पर अटैक करते थे तो बहुत ज्यादा आतंक मचाते थे, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा लूटमार किया करते थे और आगजनी किया करते थे। खैर यशवंत राव को अब इनकी आवश्यकता थी, तो इसीलिए पिंडारियों को और अफगानों को अपने साथ में लिया गया और इसके अलावा भीलों को भी अपने साथ में लिया गया। इनको यशवंत राव की योग्यता पर विश्वास था, उनके साथ में आ गए। कुछ ही समय बाद यशवंत राव के द्वारा महेश्वर पर कब्जा कर लिया
और महेश्वर को अपनी राजधानी बना लिया। यशवंतराव शासक तो बन गए, लेकिन अब ठीक सामने एक युद्ध खड़ा था जो पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना के साथ में लड़ा जाना था, जिसको हड़पसर का युद्ध कहा गया, जो पूना में आता है यह स्थान। दरअसल बात क्या है कि यशवंतराव के एक भाई थे विठोजी राव, और पेशवा के द्वारा 1801 ईस्वी में विठोजी राव की हत्या करवा दी गई। पेशवा बाजीराव सेकंड अपनी बालकनी में खड़े हुए थे और सामने हाथी के पैरों तले विठोजी राव की हत्या करवा दी गई। यशवंतराव इससे बहुत क्रोधित हुए और अपनी सेना तैयार की, और सेना तैयार करने के बाद बहुत सारे क्षेत्रों को जीतते हुए, जिसमें बारामती, नासिक, सेंधवा, अहमदनगर, 40 गांव और मालेगांव के क्षेत्रों को जीतते हुए और पूना ले जाकर अपनी सेना को खड़ा कर दिया। यह एक स्थान था जिसको हड़पसर कहा गया। अब एक तरफ यशवंतराव होलकर की सेना, ठीक सामने बाजीराव सेकंड की सेना, इसके अलावा सिंधिया की, इन दोनों की संयुक्त सेना। यशवंतराव होलकर ने अपने सैनिकों से कहा कि जब तक शत्रु पक्ष की तरफ से तोप से 25 गोले ना छोड़ दिए जाएं, तब तक हमको आक्रमण नहीं करना है। क्या तोप से 25 गोले जो छोड़े जाने थे, इसके पीछे यशवंतराव होलकर का कोई अंधविश्वास था? दरअसल ऐसा नहीं था। यशवंतराव होलकर अपनी रणनीति को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। उनका यह मानना था कि शुरू में शत्रु के द्वारा अपना गोला बारूद बर्बाद कर लिया जाएगा, सैनिकों का जोश कुछ ठंडा पड़ जाएगा, तोपें गर्म हो जाएंगी, और अपनी पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ में जब वो काम नहीं करेंगी तो उसके बाद फिर हम अटैक कर देंगे। तो सामने वाले पक्ष की तरफ से एक एक करके गोले छोड़े गए, और जैसे ही 25वां गोला गिरा, यशवंतराव होलकर की सेना सामने बाजीराव सेकंड और सिंधिया की संयुक्त सेना के ऊपर टूट पड़ी, और यशवंतराव ने उन दोनों को संयुक्त रूप से पराजित कर दिया। होलकर की सेना जीत चुकी थी, पेशवा को यहां से भागना पड़ा था, और पेशवा बाजीराव सेकंड इस समय अंग्रेजों के पास में चले गए और 1802 में वहां जाकर एक संधि कर लेते हैं, जिसको बसीन की संधि कहा गया। पूना पर होलकर का अधिकार हो चुका था। अब यह डर था कि कहीं पूना को लूटा तो नहीं जाएगा, लेकिन होलकर ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि नागरिकों को लूटा ना जाए, किसी भी प्रकार से कोई कत्लेआम ना किया जाए। और इसके अलावा कुछ जगह यह भी पढ़ने को मिलता है कि होलकर के द्वारा बाजीराव सेकंड को निमंत्रण भेजा गया कि आप आओ और वापस गद्दी संभालो, लेकिन जब वो नहीं आए तो यशवंतराव होलकर के द्वारा विनायक राव को, और कुछ जगह यह पढ़ने को मिलता है कि अमृत राव को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया गया। खैर, बाजीराव पेशवा जो हैं ये अंग्रेजों के पास चले गए, बसीन की संधि की। उस संधि के तहत यह तय हुआ कि अंग्रेज जो हैं वो पेशवा की हेल्प करेंगे, लेकिन उसके लिए पेशवा एक तो उनको सूरत का बंदरगाह देगा, दूसरा अंग्रेजों के द्वारा वहां पर एक रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। अब उनकी विदेश नीति और रक्षा नीति ये अंग्रेज डिसाइड करेंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी कि कल को पेशवा से अगर किसी को भी मिलना है, होलकर को मिलना है, सिंधिया को मिलना है, भोसले को मिलना है, गायकवाड़ को मिलना है, तो अंग्रेज तय करेंगे कि पेशवा के रिलेशन अब बाकी के साथ में किस प्रकार से होंगे। ऐसे में यशवंतराव होलकर का एक कथन आता है कि मैं अपनी तलवार को गिरवी रखकर और अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा भोसले पर, सिंधिया पर और होलकर पर अलग अलग अटैक किया गया, जिसमें वो भोसले के साथ में संधि करते हैं, जिसको देवगांव की संधि कहा गया। इसके अलावा सिंधिया पर अटैक करते हैं, जिसको सुरजी अर्जुन गांव की संधि कहा गया। मतलब भोसले ने भी अंग्रेजों के साथ में संधि की, रघुजी भोसले। इसके अलावा सिंधिया ने भी अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली। अब इस समय तक यशवंतराव होलकर अंग्रेजों के साथ में संधि करने को लेकर तैयार नहीं थे। यशवंतराव होलकर के द्वारा अलग अलग राजाओं को पत्र लिखे गए, जिसमें मारवाड़ में भी पत्र भेजा गया, जयपुर में भी पत्र भेजा गया। इसके अलावा जो सिख राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, उनको भी पत्र भेजा गया। अलग अलग पत्र व्यवहार किया गया कि इस समय अंग्रेजों के विरुद्ध हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। लेकिन शायद राजपुताना के शासकों से सहयोग न मिलने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जब मराठों के द्वारा राजपुताना में अटैक किया जाता था, तो ऐसे में जब पिंडारी आते थे, मराठे बाद में आते थे, पिंडारी पहले अटैक किया करते थे, और वो बहुत ज्यादा कत्लेआम और लूट खसोट किया करते थे, जिसकी वजह से राजपुताना के शासकों ने अपने आप को तटस्थ रखा। हालांकि कुछ जगह पढ़ने को मिलता है कि मारवाड़ के जो शासक थे मानसिंह राठौड़, उनके द्वारा होलकर की हेल्प के लिए एक सेना भेजी गई थी, लेकिन सिंधिया ने बीच में दबाव बनाकर उस सेना को वहीं पर रोक दिया था। खैर, अब जब यशवंतराव होलकर अंग्रेजों के साथ में संधि नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उस समय का जो गवर्नर जनरल था,
जिसका नाम था वेलेजली, जो 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बाद में बोलते हैं इस पोस्ट को। इसके अलावा उस समय का जो सेना अध्यक्ष था, मतलब जनरल लॉर्ड लेक, इन दोनों ने मिलकर कर्नल मॉनसन के नेतृत्व में होल्कर को पराजित करने के लिए एक सेना भेजी। दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ वर्तमान राजस्थान के कोटा जिले में, मतलब कोटा स्थान पर एक रियासत थी, कोटा रियासत। दरअसल वहां पर एक स्थान आता है जिसको मुकुंदरा हिल्स कहा जाता है। वहां पर एक दर्रा था, दर्रा जो पहाड़ी क्षेत्र में जो तंग रास्ते होते हैं उनको दर्रा कहा जाता है। चंबल नदी का किनारा था। इस क्षेत्र पर दोनों पक्षों के बीच में युद्ध होना था, लेकिन यहां पर होल्कर के द्वारा छापामार युद्ध नीति को अपनाया गया कि अभी सीधे अंग्रेजों से भिड़ना हमारे अनुकूल नहीं है, तो हम कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे। जब जुलाई का महीना आ जाएगा, ऐसे में बहुत अधिक बारिश होगी और उस समय जब हम अंग्रेजों पर अटैक करेंगे तो अंग्रेज अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो होल्कर ने एक रणनीति अपनाई और मॉनसन को मालवा के जंगलों में अंदर की तरफ वो खींचते चले गए। और जब बारिश का दौर आया, जुलाई का महीना जब आया, जब चारों तरफ पानी ही पानी था, कीचड़ हो गया था, मॉनसन को अपनी तोपें खींचने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ऐसे में होल्कर के द्वारा उस पर अटैक किया गया और यह बताया जाता है कि मॉनसन की बहुत सारी सेना को मार दिया गया था। बहुत सारे सैनिक चंबल नदी को पार करते समय मौत के घाट उतर गए थे। और मॉनसन जब आगरा पहुंचा था तो उसके पास जो हजारों की फौज थी, ऐसा बताया जाता है कि उसकी जो फौज है वो मुट्ठी भर रह गई थी और अब वो फौज होने की बजाय केवल एक बिखरी हुई भीड़ थी। इसके कारण होल्कर का जो मनोबल है, जो हौसले हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक इसी समय मॉनसन की हार और होल्कर की जीत के साथ में एक किस्सा और सुनने को मिलता है। कुछ सोर्सेज में यह बात पढ़ने को मिलती है, इसके अलावा लोक कथाओं में भी यह बात पढ़ने को मिलती है कि होल्कर के द्वारा मॉनसन की तरफ से जो सेना लड़ने के लिए आई थी, उसमें जो भारतीय सैनिक थे, जो ब्रिटिशर्स के कपड़े पहनकर युद्ध कर रहे थे, मतलब अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहे थे, ऐसे 300 सैनिकों को पकड़ लिया गया और उन 300 सैनिकों के नाक को काट दिया गया। कुछ जगह यह भी पढ़ने को मिलता है कि नाक के साथ साथ उनका जो सीधा हाथ था, उस हाथ को भी काट दिया और फिर उनको जीवित छोड़ दिया कि अब तुम जाओ, तुम जहां पर भी जाओगे लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी नाक क्यों कटी हुई है, तो लोगों को यह बताना कि हम ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे और फिर लोग तुमको गद्दार कहेंगे कि जो अपनी माटी के लिए नहीं लड़ा वो गद्दार है। इसीलिए उन लोगों को इस रणनीति के तहत नाक काटने के बाद और होल्कर के द्वारा जीवित छोड़ दिया गया था। अब मॉनसन को पराजित करने के बाद यशवंतराव होल्कर का अगला टारगेट था दिल्ली। होल्कर ने अपनी सेना तैयार की और दिल्ली पर अटैक कर दिया। वहां का जो सैन्य अधिकारी था वो था कर्नल ऑक्टरलोनी। हालांकि वो लंबी मुठभेड़ हुई, युद्ध हुआ, लेकिन दिल्ली को होल्कर जो है वो जीत नहीं पाए। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को कड़ी टक्कर वहां पर दी गई। होल्कर को वहां से लौटना पड़ा। अंग्रेज वहां पर विजयी रहे। हालांकि मुगल बादशाह जो है वो बहुत प्रभावित हुआ था। मुगल बादशाह वहां पर बैठा हुआ था, अंग्रेजों के नियंत्रण में था और भले ही वो कठपुतली मुगल बादशाह हो, लेकिन फिर भी एक प्रतीकात्मक तौर पर एक सत्ता का केंद्र तो था ही कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में अभी भी मुगल बादशाह की हुकूमत है। भले ही आप यूं कहो कि मुगल बादशाह सल्तनत दिल्ली, जिसका एक कथन चलता था कि सल्तनत शाह आलम दिल्ली तपालम, तो उस समय जो मुगल बादशाह था वो शाह आलम सेकंड था। खैर, वहां से अब भरतपुर रियासत की तरफ आई यशवंतराव होल्कर। भरतपुर के जो शासक थे वो थे महाराजा रणजीत सिंह। हालांकि होल्कर ने भरतपुर पहुंचने से पहले एक जगह आती है डीग, जिसको अभी राजस्थान का नया जिला बनाया गया है। उस डीग में अंग्रेजों के साथ में मुठभेड़ हुई थी और होल्कर के द्वारा वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था फ्रेजर, उस फ्रेजर को मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसके बाद फिर होल्कर भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह के पास में आते हैं। महाराजा रणजीत सिंह यशवंतराव होल्कर की हेल्प करते हैं, जबकि समझो इस बात को कि रणजीत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के साथ में पहले ही 1803 ईस्वी में संधि कर ली गई थी। यह संधि यह थी कि कल को अगर अंग्रेजों को मेरी आवश्यकता होती है या मुझे अंग्रेजों की आवश्यकता होती है तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे के शत्रु को अपने यहां पर शरण नहीं देंगे। उसके बावजूद महाराजा रणजीत सिंह ने यहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर और मराठों की हेल्प की थी। अंग्रेजों को जब यह जानकारी मिली कि यशवंतराव होल्कर इस समय भरतपुर में है और भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो गवर्नर जनरल वेलेजली के द्वारा जनरल लेक को सेना देकर और भरतपुर पर अटैक करने के लिए भेजा। अब इसके संबंध में हमको कुछ अलग अलग जानकारी मिलती है। एक तो यह कि जनरल लेक के द्वारा 5 बार अटैक किया गया। कुछ जगह यह पढ़ने को मिलता है कि 4 बार अटैक किया, लेकिन जितनी बार भी अटैक किया
अंग्रेजों के ये सारे प्रयास विफल रहे, इसीलिए भरतपुर के किले को हम लोहागढ़ के नाम से जानते हैं। वो लोहागढ़ इसीलिए कहा जाता है कि इसको लेक अटैक करने के बाद भी नहीं जीत पाया था। हालांकि खैर यहां से यशवंतराव होलकर चले गए और महाराजा रणजीत सिंह ने फिर दोबारा 1805 ईस्वी में फिर से अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली कि चलो ठीक है, पिछला जो आया गया उसको बराबर करो और फिर से एक और संधि कर लेते हैं। हालांकि भरतपुर ने 1803 में भी की थी, फिर उसके बाद में 1805 में भी की थी और फिर 1818 में भी की थी। ये पहले वाली जो 1803 के आसपास की जो संधियां हैं, इनको सहायक संधि कहा गया था, जो वेलेजली के द्वारा लाई गई थी। और बाद में 1817-18 में जो संधियां हुई थी, इनको आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की जाने वाली संधियां कहा था, जिस पर पहले के वीडियोस में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। खैर, यशवंतराव होलकर यहां से जा चुके थे। महाराजा रणजीत सिंह ने फिर से अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली। होलकर अभी भी अपने हथियार डालने को तैयार नहीं थे। होलकर ने सारे प्रयास कर लिए, जो पत्र व्यवहार करना था वो पत्र व्यवहार किया। होलकर ने पंजाब के जो शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, उनसे भी संपर्क साधा। अपनी सहायता के लिए होलकर महाराजा रणजीत सिंह के पास में गए और जब सतलज नदी पार की तो उनसे अपनी हेल्प के लिए कहा कि दोनों अपन गठबंधन कर लेते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ लेते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के एक चाचा थे भाग सिंह के माध्यम से महाराजा रणजीत सिंह के साथ में संपर्क साधा और यह कहा कि आप तटस्थ रहना, अगर आप होलकर के साथ जाते हैं तो फिर अंग्रेज आपके राज्य पर अटैक कर देंगे। और स्वाभाविक है, ऐसे में कोई भी शासक, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि बेमतलब की किसी दूसरे की हेल्प के कारण उसका स्वयं का राज्य का अस्तित्व संकट में आ जाए। इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आप को तटस्थ रखा। हालांकि बाद में हम यह जानते हैं कि 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते हैं, जिसके द्वारा जो सतलज नदी है उसको अंग्रेजी राज्य और महाराजा रणजीत सिंह के राज्य के मध्य की सीमा रेखा के तौर पर स्थापित कर दिया गया था। अब यशवंतराव होलकर को भी यहां पर संधि करनी पड़ी, लेकिन दोनों पक्षों में इतना लंबा युद्ध हो चुका था कि यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों के साथ में अपनी शर्तों के साथ में संधि की थी, जिसको राजपुर घाट की संधि कहा गया। इस संधि में यह था कि आपके जो जीते हुए क्षेत्र हैं अंग्रेजों के द्वारा वो लौटा दिए जाएंगे, जिसमें इंदौर का क्षेत्र भी आपको दे दिया जाएगा, मालवा के कुछ हिस्से भी आपको दे दिए जाएंगे और आपके राज्य में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। हालांकि अंग्रेज क्या किया करते थे, रेजिडेंट की नियुक्ति कर लिया करते थे, जो बाद में चलकर हम ये देखते हैं कि जो रियासत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया करता था। बाहरी मामले तो देखा ही करता था, लेकिन आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया करता था। लेकिन यहां होलकर के द्वारा जो संधि की गई थी वो एक प्रकार से बराबरी की संधि की गई थी। और इसके अलावा यह तय कर दिया गया था कि जो मालवा के जो उत्तरी क्षेत्र के हैं, जो कुछ हिस्से हैं, वहां पर होलकर कुछ हिस्सों पर अपना दावा नहीं करेंगे। अब हालांकि होलकर ने संधि तो कर ली थी, लेकिन मन ही मन यह बात कहीं ना कहीं कचोटती थी कि मैं अंग्रेजों के साथ संधि नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के साथ अब संधि करनी पड़ी। जबकि होलकर का एक ये कथन था कि मैं अपनी तलवार को गिरवी रखकर और अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता। होलकर एक अवसर की तलाश में बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी एक रणनीतिक राजधानी बनाई भानपुरा को और वहां पर एक तोपखाना स्थापित कराया और वहां लगभग 200 उन्नत किस्म की तोपों का निर्माण कराया गया, क्योंकि होलकर का अब अगला जो टारगेट था वो था समस्या की जड़ पर कलकत्ता। यानी होलकर अब ये चाहते थे कि मैं कलकत्ता पर अटैक करूंगा। अब ना कोई दिल्ली ना कोई बॉम्बे, अब सीधे कलकत्ता पर अटैक किया जाएगा और इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कि मात्र 34 या 35 वर्ष की आयु में अक्टूबर 1811 ईस्वी में होलकर की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के संबंध में इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग थ्योरी दी जाती है। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि अपने अंतिम समय में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। दूसरा ये बताते हैं कि उनको शायद ब्रेन स्ट्रोक हो गया था या कोई ट्यूमर हो गया था, जिसके कारण उनके व्यवहार में बहुत ज्यादा आक्रामकता आ गई थी और उनका व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। इसके कारण उनकी डेथ हो गई, मतलब ट्यूमर होने से या फिर ब्रेन स्ट्रोक होने से। खैर जो भी रहा हो, मात्र 34 या 35 वर्ष की आयु में अक्टूबर 1811 ईस्वी में मालवा के इस योद्धा की डेथ हो जाती है, जिसका अगला टारगेट यह था कि समस्या की जड़ पर प्रहार करना। होलकर के संबंध में बताया जाता है कि उनकी एक आंख नहीं थी, यह एक फैक्ट है। ऐसा बताया जाता है कि गन में एक बार वो बारूद भर रहे थे और वो फटने के कारण उनकी एक आंख चली गई थी। तो भले ही इस योद्धा की एक आंख नहीं थी, लेकिन जो इसके हौसले थे वो बहुत बुलंद थे। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।